नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गाजा में अर्बन वारफेयर की तैयारी कर रहा इजराइल, हमास आम लोगों को ढाल बना सकता है। सुरंगों, सकरी गलियों में पीछे से हमले का है डर। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना जल्दी अपने 10,000 सैनिकों के साथ गाजा पट्टी में घुसपैठ करने वाली है। इन सैनिकों को गाजा सिटी पर कब्जा कर हमास लीडर्स के इलाकों को पूरी तरह से तबाह करने के आदेश दिए गए हैं। मिलिट्री ने कहा है कि उनका मकसद हमास के टॉप लीडर्स का खात्मा करना है। यह ऑपरेशन 2006 के बाद इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होगा। दोस्तों, इसके लिए इजराइल को खुले मैदान की बजाय अर्बन वारफेयर यानी कि शहरी इलाकों में लड़ाई लड़नी होगी, जहां सकरी गलियों के बीच 20 लाख से ज्यादा लोगों का बसेरा भी है। इस तरह की लड़ाई शुरू करने से इजराइल को इस बात का भी डर है कि हमास बंधकों को मार सकता है। वहीं दोस्तों, फिलिस्तीन के आम लोगों को वह ढाल भी बना सकता है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गाजा सिटी पर कब्जे के बाद इजराइल वहां क्या करेगा। वहीं अगर इजराइल ने बड़ा एक्शन लिया तो जंग के मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा है। हिजबुल्लाह ने पहले ही धमकी दी है कि वो चुप नहीं बैठेगा। इसे ईरान का भी समर्थन है। इससे लेबनान की तरफ एक और फ्रंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका में भी यूपीआई से हो सकेगा पेमेंट। प्रधानमंत्री मोदी बोले, लंका पैसे जोड़ने के लिए मिलकर काम कर रहा है भारत। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका यूपीआई को लंका पे के साथ लिंक करने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस की शुरुआत के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए इसकी घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका फिनटेक और एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहा है। यूपीआई की वजह से भारत में डिजिटल पेमेंट जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम यूपीआई को लंका पे से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बनाया है। इसने आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी है। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, हरियाणा के फरीदाबाद में था केंद्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी रविवार को धरती हिली। उधर दोस्तों, हरियाणा के कई हिस्सों में भूकंप आया। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोर की थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। भूकंप के झटके शाम 4:08 पर महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। दोस्तों, रविवार को छुट्टी होने की वजह से लोग अपने घरों में ही थे, लेकिन जैसे ही धरती हिली लोग बाहर की ओर भागे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी सांसद का आरोप है, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए ली रिश्वत। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद पर आरोप लगा है कि उन्होंने अदानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महुआ ने कैश गिफ्ट के लिए संसद में सवाल पूछे थे। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर ये सवाल पूछे गए थे। महुआ ने अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल संसद में पूछे और दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। बीजेपी सांसद ने यह शिकायत एडवोकेट जय अनंत देहात्री द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र के आधार पर दर्ज करवाई है। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो किसी भी तरह की जांच का स्वागत करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिलिस्तीन के ज्यादातर लोगों का हमास के हमले से लेना देना नहीं, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 20 मिनट में हजारों रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। आसमान से लेकर जमीन और समंदर से भी इजराइल हमास को निशाना बना रहा है। इन हमलों के बाद फिलिस्तीन के लाखों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका भी अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए सोमवार यानी कि आज से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि फिलिस्तीन की बहुत बड़ी आबादी का हमास के हमलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे इसका परिणाम भुगत रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि उन अमेरिकी परिवार के सदस्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है जिनके बारे में अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। हम ऐसे लोगों का पता लगाने और उन्हें घर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस संकट के समय में अमेरिका इजराइल का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ लगातार संपर्क में है, क्योंकि वह खुद को आतंकवाद से बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा ने भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी मांगी। इसरो चीफ ने कहा हमने उन्हें चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग समझाई तो बोले सब अच्छा होगा। जी हां दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत की इस कामयाबी का लोहा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी माना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों ने भारत से टेक्नोलॉजी मांगी है। जब हमने चंद्रयान 3 डेवलप किया तो नासा JPL जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को बुलाया। ये वैज्ञानिक दुनिया के कई रॉकेट और कई कठिन मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। नासा JPL से 5-6 लोग इसरो हेडक्वार्टर आए थे। हमने उन्हें समझाया कि कैसे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमने उन्हें अपनी डिजाइन समझाई, यह भी बताया कि हमारे इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया। इन सब बातों को सुनकर वे इतना ही बोले, नो कमेंट्स, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सोमनाथ ने यह बातें रविवार 15 अक्टूबर को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है, हमारा ज्ञान और इंटेलिजेंस लेवल दुनिया के बेस्ट देशों में से एक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटरों के सामने लगे जय श्री राम के नारे तो DMK नेता उदयनिधि स्टालिन हुए नाराज। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भीड़ द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री और DMK के वरिष्ठ नेता उदयनिधि स्टालिन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है। स्टालिन ने मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आउट होने पर भीड़ द्वारा शोर मचाने और जय श्री राम के नारे लगाने का जिक्र किया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMK नेता ने कहा कि भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य है। खेल को देशों के बीच एकजुट करने वाली शक्ति बनाना चाहिए और सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। नफरत फैलाने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना इलेक्शन 2023 2 BHK घर 400 में सिलेंडर 5 लाख का बीमा, BRS ने मैनिफेस्टो में लगाई तोहफों की झड़ी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। BRS के मैनिफेस्टो में जनता के लिए कई लोक लुभावन वादे किए गए। BRS ने घोषणा पत्र में सभी पात्र परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी रायथू बंधु योजना के तहत मिलने वाली राशि को 10,000 रुपए से धीरे धीरे बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति वर्ष करेगी। BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में 93 लाख BPL परिवारों को KCR बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। BRS प्रति परिवार 10 लाख रुपए अनुदान की दलित बंधु योजना भी जारी रखेगी। मैनिफेस्टो के मुताबिक KCR आरोग्य रक्षा योजना और आरोग्य श्री भीम योजना का कवरेज बढ़ाकर 15 लाख रुपए भी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास लड़ाकों के शव से मिले कोडेड दस्तावेज, जिसमें इजरायलियों को मारने के निर्देश थे। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया गया था हमला। जी हां दोस्तों, इजराइल के जंग में मारे गए हमास लड़ाकों के शवों और उनकी गाड़ियों से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कोड वर्ड में लिखे गए इन दस्तावेजों में हमास के इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग का जिक्र है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स में इजरायली लोगों को अगवा करने और जान से मारने के निर्देश थे। डॉक्यूमेंट्स में कई ऑर्डर सीधे तौर पर लिखे थे, वहीं कई ऑर्डर्स के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। ये दस्तावेज नोवा म्यूजिक फेस्टिवल किम्बुत्ज रिम के बाहर एक कार में हमास लड़ाकों के शव के पास से मिले। नोवा फेस्ट से ही हमास के लड़ाके 100 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके अपने साथ गाजा ले गए थे। 260 लोगों को जान से मार दिया था। इस जगह लड़ाके कार, बाइक और पैराग्लाइडिंग करके आए थे। वहीं दोस्तों रिपोर्ट्स में दस्तावेजों के मुताबिक ब्लैक शब्द बंदियों को बनाने के लिए लिखा गया था। वहीं बंदी बनाए गए लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बस शब्द लिखा गया था। इसके अलावा हमास के कमांडर्स से बात करने के लिए मिलिट्री व्हीकल, सिविलियन व्हीकल और रेड शब्द के कोड शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच में टूटा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म पर देखा वर्ल्ड कप का मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी कि OTT पर रिकॉर्ड 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। OTT पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। भारत पाकिस्तान के इस मैच ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जो 1 महीने पहले एशिया कप 2023 में बना था। इस मैच को 2.8 करोड़ लोगों ने OTT पर देखा था। हालांकि दोस्तों क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट से तुलना करें तो OTT पर व्यूअरशिप के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 2023 का
आईपीएल फाइनल दूसरे नंबर पर है। इसे 3.2 करोड़ दर्शकों ने देखा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शक्तिकांत दास ने रिसीव किया टॉप सेंट्रल बैंकर अवार्ड, ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड में मिली A+ रेटिंग। जून में मिला था दुनिया के बेस्ट गवर्नर का खिताब भी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने टॉप सेंट्रल बैंकर का ग्लोबल अवार्ड मोरक्को जाकर रिसीव किया। सितंबर में शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग मिली थी। आरबीआई ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अवार्ड रिसीव करते हुए शक्तिकांत दास की फोटो शेयर की। इससे पहले शक्तिकांत दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने जून में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसमें 101 देशों, क्षेत्रों और जिलों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को ग्रेड किया जाता है। इनमें यूरोपीय यूनियन, ईस्ट कैरेबियन सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अफ्रीकी राज्यों के बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के बैंक शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द आने वाली है रैपिड रेल, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, इतनी होगी ट्रेन की स्पीड। जी हां दोस्तों, देश में जल्द ही रैपिड रेल आने वाली है। वहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के कुछ जगहों को भी निरीक्षित कर लिया है। इन आयोजन स्थलों से प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली रैपिड रेल यानी कि ट्रांजिट रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक जल्द ही मोदी की ओर से रैपिड रेल का उद्घाटन भी किया जा सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। रैपिड रेल को लेकर बता दें कि पहले फेज में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ा गया है। इस कॉरिडोर से 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा। वहीं इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर होगी। इसमें से 68 किमी हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 14 किमी हिस्सा दिल्ली में रहेगा। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन में 6 कोच होंगे और इसका लुक बुलेट ट्रेन की तरह होगा। इन ट्रेनों का फायदा उन लोगों को होगा जो तेज गति से एक शहर से दूसरे शहर की लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं। फिलहाल चल रहे पहले खंड में रैपिड रेल शाहिदाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुबई एयरपोर्ट के बीच चलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिग बॉस 17 लाइव अपडेट्स, खुलने जा रहा है जादुई घर, 110 कैमरे रखेंगे 24 घंटे नजर, कैद होंगे 17 सेलेब्स। जी हां दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजा में। बिग बॉस 17 के शो में आप सभी का स्वागत है। सलमान की आवाज में ये लाइन सुनने के लिए हर कोई बेताब हो रहा है। दरअसल दोस्तों इंतजार खत्म हो रहा है और अपने भाईजान कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 को लेकर आ चुके हैं। स्टेज सेट है, लाइट्स परफेक्ट है, बिग बॉस का घर भी पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों कलर्स चैनल सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इसका प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कंटेस्टेंट्स की एंट्री धमाकेदार तरीके से होती नजर आ रही है। पर अफसोस सिर्फ एक बात का है कि वो ये कि किसी का चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया गया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रात 9 बजे इन सबके चेहरे का पता चल जाएगा, जब कंटेस्टेंट के फेस के साथ उनकी गेम शो के लिए स्ट्रेटजी सलमान खान रिवील करते नजर आएंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, भारत सभी तरह के आतंकवाद और उसकी अभिव्यक्तियों की निंदा करता है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान बिरला ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है। वैश्विक शांति और समृद्धि का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति और विकास में बाधक है। उन्होंने कहा कि आतंक के सभी स्रोतों को सामूहिक संकल्प शक्ति से परास्त करना होगा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे सफल P20 शिखर सम्मेलन रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गगनयान मिशन के लिए 4 टेस्ट फ्लाइट भेजेगा इसरो। पहली उड़ान 21 अक्टूबर को 2024 की शुरुआत में अनमैड मिशन भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। इसके बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, जिनकी जानकारी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शनिवार को दी। रामेश्वरम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सोमनाथ ने मदुरै में मीडिया से बातचीत में कहा कि 21 अक्टूबर को पहली टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD1 के बाद हमने D2, D3 और D4 की प्लानिंग भी की है। इस टेस्ट में क्रू मॉडल्स को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टच डाउन के बाद इसे रिकवर करना शामिल है। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को आउटर स्पेस में ले जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया है। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड प्लान होगा, जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार में दुगनी हुई मेडिकल कॉलेजों की संख्या, मेडिकल सीटें 1 लाख से ज्यादा बढ़ी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में विकास की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी हो गई है और सरकार देश के हर जिले में एक क्रिटिकल केयर यूनिट ला रही है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार में देश में MBBS सीटों की संख्या 2014 में बढ़ाकर 1,07,000 करने की भी बात कही। शनिवार को उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक क्षेत्रीय कैंसर सेंटर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में MBBS सीटों की संख्या 2014 में 50,000 थी, जिसे बढ़ाकर 1,07,000 कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने एक नए स्नातक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज की एक नई बिल्डिंग, 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और अन्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। इसके बाद अगली बड़ी खबर, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कानपुर में 11 बेनामी संपत्तियों को किया कुर्क। जी हां दोस्तों, कानपुर आयकर विभाग की टीम ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 प्रॉपर्टीज को कुर्क किया है। इसे ड्राइवर या किसी और के नाम से खरीदकर एजेंसी की निगाह से बचाने की कोशिश हो रही थी। आयकर विभाग ने शहर में ऐसी कई बेनामी संपत्तियों की सूची भी तैयार की है जिन्हें लोगों ने अपने ड्राइवर या फिर नौकरों के नाम पर ले रखी है। जल्द ही इस पर कार्रवाई हो सकती है। आयकर विभाग ने 2 मामलों में करीब 7-8 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया है। कल्याणपुर के रहने वाले वकील अभिषेक शुक्ला ने एक दलित की जमीन को खरीदने के लिए अपने 2 दलित करीबियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद बिट्ठूर में रहने वाले मृतक दलित घसीटा राम की कई बीघा जमीन को उनके पोते मनीष से मिलीभगत करके खरीद लिया गया था। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सबको कुर्क कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थलपति विजय की लियो ने रिलीज से पहले ही तोड़ा शाहरुख का बड़ा रिकॉर्ड, धमाकेदार ओपनिंग के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थलपति विजय की फिल्म लियो का क्रेज अलग लेवल पर चल रहा है। विजय को तमिल सिनेमा के टॉप स्टार्स में गिना जाता है, लेकिन अभी तक उनकी फिल्में साउथ तक ही सीमित थी। लियो उनकी पहली पैन इंडिया रिलीज है और इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। लियो को लोकेश कनकराज ने डायरेक्ट किया है, जो केथी और विक्रम से अपना एक अलग यूनिवर्स तैयार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि लियो की कहानी भी इसी यूनिवर्स से जुड़ने जा रही है। फिल्म में संजय दत्त का होना भी इसे पॉपुलर बनाने वाला एक फैक्टर है। विजय की इस फिल्म के लिए इंडिया में कुछ दिन पहले ही एडवांस्ड बुकिंग शुरू हो गई थी, जबकि विदेशों में बुकिंग पिछले महीने से ही शुरू है। सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही लियो ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसे तोड़ने की उम्मीद शाहरुख खान के अलावा किसी और से नहीं की जा रही थी। दरअसल दोस्तों 19 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही लियो के लिए यूके में धुआंधार एडवांस बुकिंग चल रही है। सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने इतनी कमाई कर ली कि यूके में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में पठान ने पहले दिन 3,19,000 पाउंड यानी कि 3 करोड़ 22 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया था प्री ओपनिंग से। वहीं लियो ने सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही पहले दिन 3,20,000 पाउंड यानी कि 3 करोड़ 23 लाख रुपए का कलेक्शन कर डाला है। यानी कि लियो ने पठान से 1 लाख रुपए ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का ट्रिपल अटैक, समुद्र में उतारा कुतुब मीनार से ऊंचा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी। आसमान से उसके लड़ाकू विमान लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा की सरहद से लगे इलाकों में इजरायली टैंक गोले दाग रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए भी हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसके 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज USS गेराल्ड आर फोर्ड और USS आइजनहावर को तैनात कर दिया गया है। गेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज गेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह उसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार 73 मीटर से भी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यह ICC का मैच नहीं बल्कि BCCI का मैच था। भारत से मिली हार पर बौखलाए मिक्की ऑर्थर ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर वनडे विश्व कप में अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को 8-0 कर लिया। ICC वनडे विश्व कप 2023 के 12वें मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। इसके बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जबरदस्त गेंदबाजी की और पाकिस्तान की पूरी टीम को 191 रन पर ढेर कर दिया और इस स्कोर को मात्र 13.3 ओवर में ही जीत लिया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के टीम निर्देशक मिक्की ऑर्थर ने मुकाबले के बाद मीडिया से बात
करते हुए कहा, यह स्वीकार किया कि उनकी टीम ने डिफेंस खेल दिखाया और अपना चिर परिचित खेल नहीं दिखाया, क्योंकि 1 लाख भारतीय दर्शकों के सामने यह विश्व कप का मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित द्विपक्षीय मैच लग रहा था। दक्षिण अफ्रीका के आर्थर का इशारा विश्व कप में अभी तक पाकिस्तानी प्रशंसकों को वीजा नहीं दिए जाने की ओर था। यह पूछने पर कि क्या दर्शकों का असर खिलाड़ियों पर पड़ा, आर्थर ने कहा, अगर मैं कहूं कि नहीं तो यह गलत होगा। यह आईसीसी टूर्नामेंट का मैच नहीं लग रहा था, लगा मानो द्विपक्षीय श्रृंखला का मैच है। मुझे दिल पाकिस्तान सुनाई नहीं दिया। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि इसे हार का बहाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसका असर तो रहा, लेकिन इसे बहाना नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान ने वनडे विश्व कप कौन से साल में जीता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने ओडीआई का विश्व कप कौन से साल में जीता था, तो जल्दी से उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।